हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इनके बारे में ऐसा है कि ये इतना मैटर करते हैं लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हमारे पास रोज़ मैसेज करते हैं कि मेरा ट्राइग्लिसराइड इतना है, क्या मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नहीं ट्रीटमेंट कर रहा है तो कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी दवाई ख़राब है, कैसे मैं बगैर दवाइयाँ इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या वेजिटेरियन खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, क्या नॉन वेजिटेरियन खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, क्या मैं डाइट पैटर्न को चेंज करके इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस रोज हमारे पास आते हैं। ऑलरेडी हमने ट्राइग्लिसराइड्स पर काफ़ी वीडियोस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यूअर्स ने कमेंट भी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें रह गई थी। तो इसलिए आज एक और हम वीडियो कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली बॉडी का एक्सेस फैट या एक्सेस कैलोरीज है। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल या एक्सेस लिपिड जो ब्लड में होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में इधर कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली नहीं, ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है। कोलेस्ट्रॉल फैट से बनता है। जो भी हम बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स आपके फैट सेल्स में भरते हैं और जब कभी आपको फैट या कोलेस्ट्रॉल या जब कि कभी कोई और प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है जिसमें फैटी एसिड्स इन्वॉल्व है या आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी यूज़ करती है, जिससे कि हमारा बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाता है और उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो उसमें आपका बॉडी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ ही जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि फैट कंटेनिंग फूड में कोई प्लांट बेस्ड फूड जो भी लोग खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो कोई भी फैटी चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। जो लोग फैट बेस्ड डाइट नहीं खा रहे हैं उनको कभी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, कोई ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप ऑयल नहीं खा रहे हो तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मानना और समझना ज़रूरी है कि सारे जो ये प्रोडक्ट्स है बॉडी में, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट से फैट बन सकता है, फैट से ग्लूकोज बन सकता है, प्रोटीन से ग्लूकोज बन सकता है, ये सारे इंटर कन्वर्जन बॉडी में पॉसिबल है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि ये फॉर्म ऑफ फूड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। और ज़्यादातर इसमें थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में आपका फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान होता है, क्योंकि बॉडी कई बार ग्लूकोज बनाती है, फैट बनाती है, लेकिन आपके लिए प्रोटीन्स जो ज़्यादा हेल्दी चीज़ है वो उतनी ज़्यादा नहीं बनाती है। तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में फिर भी आएंगे अगर आप ट्राइग्लिसराइड डाइट में बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं या कोई भी ऑयली फूड सिर्फ आप नहीं भी खा रहे हैं, सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट ही एक्स्ट्रा खा रहे हो तो भी ब्लड में ट्राइग्लिसराइड रहेगा। अगर आप एनिमल बेस्ड डाइट छोड़ के सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे तो भी उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह के शुगर्स और बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी लोग हमसे अभी भी पूछते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स मेरा क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है, जबकि मेरी डाइट तो ऐसी है, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेगन हूँ, कोई भी फैटी फूड नहीं खाता, ऑयल खाना मैंने कब से बंद कर दिया है। लोग कहते हैं कि मैं ज़ीरो ऑयल डाइट खा रहा हूँ फिर मेरा ट्राइग्लिसराइड क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट भी ऑयल में ही कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी ट्राइग्लिसराइड में ही कन्वर्ट होगा। ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल कब माना जाता है? अगर वो 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम हो। अगर 150 टू 199 के बीच में हो तो बॉर्डर लाइन हाई, 200 से 499 के बीच में हो तो हाई, और 500 से ज़्यादा हो तो वेरी हाई। आप नॉर्मल व्यक्ति में उसको ट्रीट कब करोगे? जब उसका लेवल्स 500 से ज़्यादा हो तब मेडिसिन देने की ज़रूरत है। उससे कम अगर हो तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन से ही उसको मैनेज करना है। उसमें आपको ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटिक पेशेंट में क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है, ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में आप ट्राइग्लिसराइड्स अगर 250 से ज़्यादा हो तो भी ट्रीट करते हो मेडिसिन से, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में 500 तक आप उसको ना ट्रीट करें तो चलेगा। इनफैक्ट 500 से ज़्यादा भी होता है तो भी मैं ज़्यादातर पेशेंट को कहता हूँ कि 6 महीने तक आप बगैर दवाओं की कोशिश करिए इसको कंट्रोल करने का। अगर 6 महीने में भी आप वज़न कम करके, एक्सरसाइज करके या इस तरह की चीज़ों को करके आप अगर वज़न ट्राइग्लिसराइड्स को कम नहीं कर पाएंगे तो ही हम उसमें मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि एक बार दवा चालू होती है तो ज़्यादातर केस में लाइफ लॉन्ग चलती है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो दवा से कोई आदत पड़ जाती है या कोई नशा हो जाता है कि बॉडी को उसकी मजबूरी हो जाती है, बॉडी का और एंजाइम सिस्टम सप्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ बॉडी के एंजाइम सिस्टम पे काम करती है। बॉडी में अगर एंजाइम्स डेफिशिएंट है तो उसको सप्लीमेंट करेगी वो। अगर आप डाइट में बिल्कुल एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड नहीं भी अगर ले रहे हैं तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ब्लड में बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे फॉर्म से कन्वर्ट हो सकता है। और 500 से ज़्यादा हो तो ये आपको ट्रीट करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा भी कुछ अगर टाइम तक है तो आप बगैर दवा ट्राई कर सकते हैं उसको कम करने का। अगर आप कम कर पाते हैं 6 महीने के अंदर
तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते तो उसमें दवा लेने की ज़रूरत है। एक बार दवा अगर चालू होती है तो दवा लाइफ टाइम चलेगी। ऐसा होने का रीज़न ये नहीं है कि दवा आपकी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, कि दवा आपके से नशा हो जाता है, कि दवा से आदत पड़ जाएगी और दवा आपके एंजाइम लेवल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, उसकी रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम के लिए पड़ जाएगी, जैसे लोग सिडिटिस के लिए बोलते हैं। वैसा नहीं है, पर ये दवाई आपकी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सप्लीमेंट करती है, थोड़ा सा आपके कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन पैटर्न को अफेक्ट करती है, थोड़ा एंजाइम्स लेवल्स को अफेक्ट करती है। तो ये जिस दिन आप लोगे तो असर करेगी, नहीं लोगे तो असर नहीं करेगी। तो इसलिए इसको समझना जानना ज़रूरी है कि ये दवाओं को एक बार चालू होता है तो लाइफ टाइम ज़्यादातर इसलिए चलती है क्योंकि अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन से कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो मोर और लेस आपको ये लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। ट्राइग्लिसराइड नुकसान क्या करते हैं? ये नलियों को हार्ड करते हैं, नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रोसेस इनकी वजह से होती है, इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क बढ़ता है। ज़्यादातर ये रिस्क डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है। जिन लोग का पेट पर फैट ज़्यादा है उनके केस में ज़्यादा होगा। अगर ब्लड ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का रिफ्लेक्टर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिफ्लेक्टर है, ओबेसिटी का रिफ्लेक्टर है। बॉडी में थायराइड अगर हार्मोन कम हो यानी हाइपोथायराइड हो तो उसमें हो सकता है। और कुछ रेयर जेनेटिक कंडीशंस में या बॉडी में कंजेनाइटल अगर एंजाइम्स की डिफिशियंसी हो तो भी ऐसा हो सकता है। कुछ मेडिसिन हैं जिनके साइड इफेक्ट्स से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, जैसे डायूरेटिक्स यानी पेशाब बढ़ाने वाली दवाई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल पेशेंट्स लेते हैं अपने जिनको गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती है उसके लिए, या मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए लेते हैं। रेटिनॉइड्स इसमें भी होता है, कई बार ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। स्टेरॉइड्स से बढ़ सकता है। बीटा ब्लॉकर्स यानी कि अगर नॉन कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हो तो उससे भी बढ़ सकता है। कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट यानी इम्यूनिटी कम करने वाली मेडिसिन से भी ये बढ़ सकता है। और कुछ मेडिसिन जो HIV के लिए दी जाती है वो भी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकती है। सबसे अच्छा तरीका क्या है ट्राइग्लिसराइड कम करने का? रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करिए, वजन कम करने का प्रयास करिए, हेल्दी फैट्स को लीजिए जिसपे अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हो, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेनिंग ऑयल, फिशेस ज़्यादा लीजिए जैसे सैल्मन, मैकरेल है। ट्रांस फैट्स और हाइड्रोजनेटेड फैट्स को अवॉइड करिए। अल्कोहल को कम से कम रखिए, स्मोकिंग को बंद रखिए, जितना बने अपना वजन को कम करने का प्रयास कीजिए। डायरेक्टली ऑयल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स कम लीजिए। ऑब्वियसली ये मानना गलत है कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोगे तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा और अगर आप सिर्फ ऑयल बंद कर दोगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड ठीक आ जाएगा, वैसा नहीं है। आपको कार्बोहाइड्रेट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, पर हाँ जितना ऑयल कट डाउन करेंगे उतना अच्छा है। जीरो ऑयल को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कुछ दिन इसको करते हैं फिर बंद कर देते हैं। डाइटरी रिकमेंडेशन से बेनिफिट तब होता है जब इसको लंबे समय तक यानी लाइफ टाइम मेंटेन कर सके। 10 दिन आपने बॉयल खाना खा लिया तो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें मेडिसिन कौन सी अच्छी है। अब देखिए मेडिसिन स्टैटिन्स ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली सबसे अच्छी मेडिसिन है जिसका LDL कोलेस्ट्रॉल पर भी इफेक्ट है, HDL को भी बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम करता है। आइसोलेटेड ट्राइग्लिसराइड पे इसका कंपैरेटिवली कम बेनिफिट है। फिनोफिब्रेट मेडिसिन का ट्राइग्लिसराइड पर ज़्यादा एक्शन है, वो HDL को बढ़ाती है और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर फिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसी दवा है जो ट्राइग्लिसराइड पर ही ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन फिब्रेट्स के ओवरऑल इतने बेनिफिट्स नहीं हैं। स्टैटिन का क्या है, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में भी बेनिफिट है, लोगों को हार्ट अटैक आने का चांस भी कम होता है। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन यानी सेल्स के अंदर की जो लेयर है उससे जो हार्मोन्स और साइटोकाइन्स बनते हैं उसको भी ये इंप्रूव करता है, प्लाक स्टेबलाइज करता है, हार्ट अटैक का चांस कम करता है। इसीलिए अगर सिंगल मोस्ट दवा अगर किसी को देनी हो और बॉर्डर लाइन थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा और ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा हो तो डेफिनेटली हम पहली दवा जो चूज़ करेंगे वो स्टैटिन्स करेंगे। अगर पेशेंट को सिर्फ ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है और LDL ऑलरेडी लो है यानी 60-70 LDL और ट्राइग्लिसराइड 500-800 है, आइसोलेटेड ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो फिनोफिब्रेट्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि आइसोलेटेड फिब्रेट्स ही ऐसी दवा है जो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड पर असर करती है, LDL पर कोई एक्शन खास नहीं है उसका। लेकिन अगर दोनों प्रॉब्लम साथ में है और ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी हम पहले स्टैटिन्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट कंपेरेटिवली कम है। फिब्रेट्स के बेनिफिट भी कंपेरेटिवली कम है, साइड इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा है, उसमें मस्कुलर एक्स और पेन ज़्यादा होता है, किडनी और लिवर डैमेज वाले पेशेंट को ज़्यादा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के मेडिसिन भी लेते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर नेचुरल हो, फिश से डायरेक्ट लिया है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि वो ज़्यादा अच्छा असर करती है। अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आपको रेगुलर बेस पर टैबलेट लेना पड़ेगा, दिन में 1 से 2 बार आपको लेना पड़ेगा, तब आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स
ट्राइग्लिसराइड को पूरी तरह से कम नहीं करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को थोड़ा कम करेगा। अब कई लोग को लगता है कि मैं स्टैटिन्स खाने के बदले 10 ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोली खा लूँगा तो उससे हो जाएगा, क्या वो ज़्यादा नेचुरल है? तो ऑब्वियसली अगर आपको 10 गोली वो खानी है तो उससे अच्छा आप स्टैटिन्स ही खा लीजिए, उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है और गारंटेड रिजल्ट्स आपको वो देगी। बाकी सारी चीज़ों में आपको कोई गारंटेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएगा। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अब 10 गोली भी खा लोगे तो भी 100% गारंटी नहीं है कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 500 से 300 पे आ जाएगा। लेकिन हाँ, स्टैटिन्स और फिब्रेट्स जो मेडिकल प्रॉपरली दवा है उसके लिए, उसमें गारंटेड रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा और एटलीस्ट 90 to 95% केस में आपको एडिक्वेट कंट्रोल मिल जाएगा। 5% केस ऐसे हो सकते हैं जो दवा को ना रिस्पॉन्ड करें, पर बाकी चीज़ों में कंपेरेटिवली रिस्पॉन्स रेशियो उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दवा है नाइसिन। नाइसिन यानी निकोटिनिक एसिड, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर थोड़ा इफेक्ट करता है, मेनली एचडीएल पर इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि एचडीएल को ये बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। लेकिन ये दवा के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, फेशियल फ्लशिंग, फेशियल रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसको टॉलरेट करना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी इस दवा के ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते और बहुत कम केसेस में यूज़ होते हैं। इनफैक्ट मार्केट भी बहुत कम केसेस में हो रही है आजकल। आज तक रिसेंटली काफ़ी सालों में मैंने किसी कंपनी को मैन्युफैक्चर करते ही नहीं देखा ये कि कोई भी कंपनी वाला ने हमें आके दवा प्रमोट करी हो कि ये दवा अवेलेबल भी है मार्केट में। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से तो इंडियन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। पिछले 10 सालों में मैंने ना ये दवा देखी है कि कंपनी को प्रमोट करते, ना किसी डॉक्टर को लिखते देखिए। थोड़े बहुत कुछ ब्रांड्स आते भी थे पहले, तो अभी वो ज़्यादातर बंद हो चुके हैं क्योंकि दवा के साइड इफेक्ट ज़्यादा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप बात करें तो मेडिसिन में स्टैटिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करनी है। अगर सिर्फ ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो फिनोफिब्रेट यूज़ करना है। एज अ सप्लीमेंट आप फिश ऑयल को यूज़ कर सकते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ कर सकते हो, पर एज अ मेन ड्रग ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़ायदा ज़रूर करेगी पर उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जानने की कोशिश की है, क्या होते हैं, क्या इनका रिलेशन, और कुछ अनकही चीज़ें जो हमने लास्ट टॉपिक्स पर नहीं कवर की थी, जिसके रिलेटेड ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, उनको आज हमने कवर करने की कोशिश की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, आप उस कंटेंट को जल्दी देख के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स को बीच में ढूंढना नहीं चाहते हैं कि यार मेरे मतलब के वीडियोस जो है उतना ही देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफीज, टीएमटी टेस्ट, ये सारे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट को क्लिक करिए और वहाँ पे आपको जो रेलेवेंट टॉपिक्स आपके मतलब के लगे उनको देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा और रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि खाली हमें इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाए, इतना मेडिकल जानकारी नहीं चाहिए, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, और ये सारे शॉर्ट्स भी हमारे प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आपको सारे टॉपिक्स का 1 मिनट ब्रीफ समरी मिल जाएगा। थैंक यू।